बिहार राज्य के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव सुंदर तो था ही, लेकिन वहां की सबसे खास बात थी वहां रहने वाले दो भाई, मोहन और किशन। मोहन बड़ा भाई था। उसके पास खूब पैसा था। बड़े खेत, जानवर, नौकर और एक शानदार पक्की हवेली। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे अपने पैसे और रुतबे का बहुत घमंड था। मोहन की पत्नी का नाम था कविता। वह पढ़ी लिखी और भावुक थी। किशन छोटा भाई था। वह सीधा सादा किसान था। उसके पास खेती के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी और एक पुरानी झोपड़ी। लेकिन मेहनत करना उसे आता था और वह संतोष में ही खुश रहता था। किशन की पत्नी का नाम था सीमा। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब किशन खेत में जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी पत्नी सीमा ने उदासी से कहा, किशन, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। किशन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीमा, चिंता मत करो, ये सब भगवान की मर्जी से होता है। देखो ना, भैया मोहन की शादी को भी 7 साल हो गए हैं, लेकिन वो भी अभी तक संतान से वंचित हैं। सीमा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन गांव में कोई उनसे कुछ नहीं कहता। सब तो उनके रुतबे से डरते हैं। हमारे जैसे गरीबों से ही सब सवाल करते हैं। किशन चुप हो गया। कुछ कहे बिना अपना हल उठाया और खेत की ओर निकल गया। उधर हवेली में मोहन अपने झूले पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसकी पत्नी कविता उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो आप इतने चुपचाप? मोहन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि इतने धन का क्या फायदा जब कोई वारिस ही नहीं जो इसे संभाले। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमें एक न एक दिन संतान जरूर मिलेगी। और अगर भगवान ने हमें बेटी दी तो क्या वो आपकी विरासत नहीं संभाल सकती? मोहन का चेहरा सख्त हो गया। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, कविता, तुम जानती हो मुझे बेटियां पसंद नहीं। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए और मेरी संपत्ति को संभाले। इतना कहकर मोहन गुस्से में उठकर बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, सामने गांव के मुखिया बाबू खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मोहन बाबू, मैं आपको ही खोज रहा था, अच्छा हुआ मिल गए। क्या बात है मुखिया जी? मोहन ने पूछा। मुखिया जी बोले, मैं अभी बनारस से लौटा हूँ। वहाँ सेठ दयानंद से मुलाकात हुई। उनके बेटे की शादी है कुछ दिन बाद। उन्होंने आपको और आपके भाई किशन दोनों को शादी में बुलाया है। यह सुनकर मोहन थोड़े तिरस्कार से बोला, मुझे बुलाया, ये तो ठीक है, लेकिन किशन को? क्या दयानंद जी नहीं जानते कि किशन एक गरीब किसान है? मुखिया जी मुस्कुराकर बोले, दयानंद जी आपके स्वर्गीय पिताजी के अच्छे मित्र थे। उन्होंने यह निमंत्रण आपके परिवार के लिए दिया है, न कि दौलत देखकर। इतना कहकर मुखिया जी चले गए। मोहन को यह बात हज्म नहीं हुई। उसने सीधे किशन के खेत की ओर जाने का फैसला किया। जब वह पहुंचा, तब किशन खेत में हल चला रहा था। मोहन को देखकर किशन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुश भी। भैया, आप इतनी धूप में यहाँ? किशन ने पूछा। मोहन ने बिना मुस्कुराए कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हम दोनों को दयानंद जी ने उनके बेटे की शादी में बुलाया है। और सुनो, अगर कोई वहां तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो, तो कुछ मत कहना। किसी को मत बताना कि तुम किसान हो। किशन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जैसा आप कहें भैया। मोहन ने घमंड से कहा, और हाँ, कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। वो गंदे फटे किसानों जैसे कपड़े पहनकर मत चले आना। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। शाम को किशन जब घर लौटा, तो उसने सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। सीमा को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे भैया को कोई हक नहीं कि वो तुम्हें ऐसे नीचा दिखाए। उसने कहा,
किशन ने शांत स्वर में जवाब दिया। सीमा, पिताजी ने मुझे वचन दिलवाया था कि मैं अपने बड़े भाई को पिता जैसा मानूंगा। मैं सिर्फ वही निभा रहा हूँ। सीमा उसकी बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। रामपुर से बनारस तक का सफर लंबा था। मोहन और किशन दोनों भाई सुबह सुबह अपने घरों से निकले। साथ में उनकी पत्नियां कविता और सीमा भी थीं। रास्ते में पेड़ों की छांव, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा चल रही थी। करीब दोपहर का समय था जब वे सभी लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे। नीलकुंड जंगल। वहां की हरियाली बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक रहस्य भी छिपा था जो अभी किसी को नहीं पता था। चलते चलते थकान के कारण सबने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। वहीं पास ही एक छोटी सी झील बह रही थी, जिसके किनारे का नजारा बहुत शांत और मनमोहक था। सीमा ने बच्चों जैसी मुस्कान के साथ कहा, कितना सुंदर है ये जंगल, काश कुछ देर और रुक पाते। मोहन ने कहा, जल्दी निकलो, देर हो रही है, हमें समय पर बनारस पहुंचना है। तभी झील के पार से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई जानवर कराह रहा हो। किशन और कविता तुरंत सतर्क हो गए। ये आवाज कैसी थी? कविता ने पूछा। किशन ने कहा, चलो भाभी, चलकर देखते हैं। कोई मुसीबत में है तो मदद करनी चाहिए। मोहन को यह विचार बेवकूफी लगा। जंगल में किसी अनजान चीज के पास जाना ठीक नहीं। उसने टालते हुए कहा, पर किशन और कविता आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि एक हिरनी जमीन पर लेटी थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। हिरनी के पास दो नवजात बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों हिरण के बच्चों जैसे नहीं, बल्कि इंसानों जैसे थे। सुंदर, साफ रंगत और मासूम चेहरे। सीमा ने हैरानी से कहा, ये तो इंसान के बच्चे हैं। जैसे ही उन्होंने बच्चों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी हिरनी ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, इंसानी आवाज में। डरो मत, हिरनी बोली, ये बच्चे अब तुम्हारे हैं। एक तुम्हारा भाग्य संवारेगा और एक तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। सब चौंक गए। एक हिरनी बोल कैसे सकती है? हिरनी ने फिर कहा, मैं कोई साधारण हिरनी नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। इन बच्चों को इंसान की परवरिश चाहिए। इन्हें बांट लो, एक मोहन ले जाए और एक किशन। मोहन को इस पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने लड़के को देखा तो उसका दिल भर आया। मैं इसे ले जाता हूँ। इसका नाम मैं रखूंगा आरव। मोहन ने लड़के को उठाते हुए कहा। किशन ने बच्ची को गोद में लिया। बच्ची बहुत मासूम थी और शांत भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे अपनी बेटी मानूंगा। इसका नाम होगा अन्वी। हिरनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम दोनों ने मेरा बोझ हल्का कर दिया। एक दिन तुम सबको इसका रहस्य जरूर समझ में आएगा। इतना कहकर हिरनी रंग बिरंगी किरणों में खो गई। वहां की हवा कुछ देर के लिए ठहर गई, मानो पूरा जंगल गवाही दे रहा हो कि कुछ विशेष घटा है। मोहन, किशन, कविता और सीमा चारों बहुत चकित थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को अपने दिल से लगा लिया। फिर वो सभी वापस घर को लौट गए। 20 साल का वक्त बीत चुका था। वो दिन जब नीलकुंड जंगल में मोहन और किशन को दो अनोखे बच्चे मिले थे, अब एक अधूरी याद और गहरे रहस्य का हिस्सा बन चुका था। मोहन ने आरव को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अब वो एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में दाखिल था। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में उसका मन कम और शौकीन दोस्तों के बीच नाम कमाने में ज्यादा लगा था। आरव अब बिगड़ गया था। उसे न तो पढ़ाई में रुचि थी, न ही परिवार की इज्जत का ख्याल। वह दोस्तों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता और रात रात भर गांव के बाहर घूमता रहता। एक दिन जब कविता ने उसे देर रात घर आने पर टोका, तो आरव ने गुस्से से कहा, माँ, आप हर बार मुझे ही क्यों डांटती हो? मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ। मैं मोहन सिंह का बेटा हूँ, रामपुर का वारिस। कविता की आंखें नम हो गईं। बेटा,
इज्जत नाम से नहीं, काम से मिलती है। तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करके इस घर को बनाए रखते हैं, कम से कम उनका मान तो रखो। मुझे खेतों की मिट्टी में नहीं खेलना, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। कविता चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब बेटे को संभालना आसान नहीं रहा। मोहन अब दिन दिन उदास रहने लगा था। कभी अकेले में बैठकर सोचता, काश मैंने उसे थोड़े अच्छे संस्कार भी सिखाए होते, शायद आज वो रास्ते से नहीं भटका होता। दूसरी ओर किशन और सीमा की बेटी अन्वी बिल्कुल विपरीत थी। वह गांव के पास के ही सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही घर का पूरा कामकाज भी संभालती। हालांकि उसकी सेहत थोड़ी नाजुक थी, कभी कभी कमजोरी और चक्कर आ जाते थे, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक बार जब सीमा ने देखा कि अन्वी बहुत थकी लग रही है, उसने चिंता जताई। बेटी, तू हर काम खुद करती है, शरीर को भी आराम चाहिए। आज कॉलेज मत जा, थोड़ा आराम कर ले। अन्वी हंसते हुए बोली, माँ, जब आप और पापा दिन भर खेत में काम करते हैं तो मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा थक भी जाऊं तो क्या हुआ? सीमा भावुक हो गई। सीमा आंसू पोंछते हुए बोली, हे भगवान, तूने हमें बेटा नहीं दिया, लेकिन अन्वी जैसी बेटी दी जो लाखों बेटों पर भारी है। गांव के लोग अक्सर कहते, किशन की बेटी अन्वी जैसे सोने की बनी है, और मोहन का आरव, उसके लिए तो शायद अब भगवान ही रास्ता दिखाए। मोहन को अब पछतावा होने लगा था। एक दिन उसने कविता से कहा, कविता, मैं सोचता हूँ अगर हमारे घर में बेटी होती तो शायद घर कुछ और होता। कविता धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा या बेटी से ज्यादा जरूरी है उन्हें इंसान बनाना। एक रात बनारस में राजा हरिराज के महल में एक भव्य समारोह हो रहा था। पूरा राज्य युवराज समर के जन्मदिन के उत्सव में झूम रहा था। रंगीन रोशनी, संगीत और आभूषणों की चमक पूरे महल को जैसे किसी परी लोक में बदल चुकी थी। लेकिन उसी भीड़ में छिपकर घूम रहा था एक परछाई, आरव। उसके साथ दो संदिग्ध युवक थे। एक ने आरव के कान में फुसफुसाया, हीरे का हार देखा तूने? अगर वो हाथ लग गया तो बस सारी गरीबी खत्म। आरव की आंखों में लालच चमकने लगा। आज नहीं तो कभी नहीं, मैं इसे लेकर ही निकलूंगा। रात का तीसरा पहर था। सब सो चुके थे। महल के पिछवाड़े से आरव और उसके दो साथी भीतर घुसे। मुख्य कक्ष के बगल की अलमारी में राजा का बेहद कीमती हीरे का शाही हार रखा था। आरव ने हाथ बढ़ाया, हार उसके हाथ में था। तभी घंटी बजने लगी। चोरी की अलार्म चीखने लगा। गार्ड्स जाग उठे। दौड़ते कूदते सिपाहियों ने आरव को पकड़ लिया। बाकी दोनों साथी भाग निकले। सुबह की पहली किरण के साथ ही दरबार में आरव को पेश किया गया। राजा हरिराज गुस्से में थे। नाम क्या है तेरा? कौन है तेरा पिता? आरव कांपते हुए बोला, मेरा नाम आरव है, पिताजी का नाम मोहन सिंह। राजा ने तुरंत सिपाहियों को मोहन को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में मोहन और कविता दरबार में लाए गए। दोनों के चेहरे शर्म और दुख से झुके हुए थे। मोहन धीरे से बोला, महाराज, अपराध मेरे बेटे ने किया है, लेकिन लज्जा मुझे हो रही है। कविता रोते हुए बोली, आरव, तुमने तो हमारे सारे सपनों को मटिया मेट कर दिया। तभी दरबार में एक शांत आवाज गूंजी। महाराज। किशन और उसकी बेटी अन्वी वहां पहुंचे थे। किशन को भी बुलाया गया था, क्योंकि राजा ने सुना था कि रामपुर के उसी गांव से एक और बच्चा लाया गया था, जिसे एक परिवार ने गोद लिया था। राजा ने अन्वी को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में आत्मसम्मान और चेहरे पर सौम्यता। राजा आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्री? अन्वी नम्रता से बोली, अन्वी, राजन, मैं रामपुर में रहती हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। राजा की नजर जैसे ही अन्वी के दाएं हाथ पर पड़ी, उनका दिल एक पल के लिए ठहर गया। वहाँ वही खास दिल था, वही आकृति जिसे उन्होंने वर्षों पहले रानी के गर्भवती होने के दौरान पहली बार देखा था। उनकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। गला रुंधा हुआ था, आवाज कांप रही थी। ये तिल, ये तो मेरी पत्नी रानी रूपमती के हाथों में भी ठीक ऐसा ही निशान था।
क्या तुम मेरी... राजगुरु जो अब तक चुप थे, वे आगे बढ़े और बोले, महाराज, आज मैं आप सभी को वो बात बताना चाहता हूँ जो 20 साल पहले हुई थी। 20 साल पहले की बात है। एक दिन रानी रूपमती अपने बच्चों को भोजन करा रही थीं। उसी समय एक साधु महल में भिक्षा मांगने आया। रानी उस समय अपने बच्चों में इतनी लीन थीं कि उन्होंने साधु को देखा ही नहीं। कई बार आवाज देने के बाद भी जब रानी ने ध्यान नहीं दिया तो साधु को यह अभिमान का अपमान लगा। उन्होंने उसी समय रानी को श्राप दे दिया कि वे अब मनुष्य नहीं बल्कि हिरणी के रूप में जीवन बिताएंगी। राजा उस समय महल में नहीं थे। जब लौटे तब तक रानी हिरणी बनकर भाग चुकी थी। बहुत समय बाद साधु का हृदय पिघला। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे सामने एक साथ खड़े होंगे और तुम्हें पहचान लेंगे, तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने राजा से कहा कि बच्चों को जंगल में छोड़ा जाए, जहां नियति उन्हें सही लोगों के हाथों सौंप देगी। राजा ने भारी मन से यह बात मानी और आज 20 वर्षों बाद वह समय आ चुका था। राजा हरिराज की आंखों में आंसू थे। उनके सामने उनकी दोनों संतानें खड़ी थीं, आरव जिसने अपराध किया था और अन्वी जो मर्यादा की प्रतिमा बन चुकी थी। लेकिन इन आंसुओं में अफसोस नहीं था बल्कि आभार था उन दो भाइयों किशन और मोहन के लिए, जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे उनके बच्चों को इतने वर्षों तक पाला, सींचा और इंसान बनाया। अब राजा हरिराज की दिल्ली इच्छा थी अपनी पत्नी रानी रूपमती को भी फिर से पा सकें, जो 20 वर्ष पूर्व एक साधु के श्राप से हिरणी बन गई थी। सभी राजा, किशन, मोहन, अन्वी, आरव, राजगुरु और कुछ सैनिक कनिष्क वन की ओर रवाना हुए। यह वही जंगल था जहां रानी आखिरी बार देखी गई थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच सब आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद एक हिरनी झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आ गई। वह सबको अपलक देखती रही। उसकी आंखों में आश्चर्य, डर और भावनाएं झलक रही थीं। आरव और अन्वी दोनों आगे बढ़े। अन्वी ने धीरे से पुकारा, माँ। हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल के भीतर जैसे कोई चमत्कार घटा। रंग बिरंगी रोशनी जंगल में फैल गई। पक्षी एक साथ उड़ने लगे और देखते ही देखते हिरनी का शरीर बदलने लगा। वह फिर से रानी रूपमती बन चुकी थी। वही सौम्यता, वही आभा, लेकिन अब आंखों में बीते वर्षों की पीड़ा और माँ का प्रेम भरा हुआ था। रानी रूपमती फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चों, मैं कितनी बार जंगल की रातों में तुम्हें पुकारती रही, कितनी बार मनुष्य बनने के लिए भगवान से प्रार्थना की, और आज तुम मुझे फिर से इंसान बना लाए हो। राजा हरिराज ने उन्हें गले लगा लिया। रूपमती, अब हम फिर से एक पूरे परिवार बन गए हैं। किशन और मोहन भावुक होकर दूर खड़े थे। रानी ने उनकी ओर देखा। अगर आप दोनों न होते तो न मेरी बेटी जीवित होती, न मेरा बेटा। आप दोनों देवदूत बनकर आए थे। किशन बोला, हमने तो बस वो किया जो एक इंसान को करना चाहिए। राजा ने सभी के सामने घोषणा की। आज से किशन और मोहन केवल रामपुर के किसान नहीं, बल्कि मेरे महल के आदरणीय सदस्य हैं। अन्वी और आरव मेरे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनके साथ उनके पालनहार भी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। महल लौटते समय जंगल में जैसे एक नई ऊर्जा बह रही थी। अब श्राप टूट चुका था, सच्चाई सामने थी और सबका मन हल्का था।